साथियों, आप में से अनेकों लोगों की यह जिज्ञासा भी थी और फलित ज्योतिष की इस विधा में आगे बढ़ने से पूर्व एक बहुत ही मुख्य बात पर आज चर्चा कर लेते हैं। यह एक बहुत ही मुख्य विषय है और अक्सर यह भ्रमित भी बहुत करता है और यह भ्रम उन ग्रहों के बारे में बहुत ज्यादा होता है जिनकी दो दो राशियां हैं। और यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है क्योंकि यह दोनों राशियां अलग अलग भावों में पड़ती हैं और इस नाते वो दो भावों के अधिपति हो जाते हैं और इस नाते वो एक किसी शुभ भाव के और एक किसी अशुभ भाव के स्वामी हो जाते हैं। पर इस बात को हम आगे बढ़ाएं उसके पूर्व गुरु और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। प्रचलित मान्यता में गुरु की भी दो राशियां मानी गई हैं, धनु और मीन, और बुध की भी दो राशियां मानी गई हैं, मिथुन और कन्या। तो इस बारे में हम बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बुध की सिर्फ मिथुन राशि है और उनकी जो दूसरी कन्या राशि मानी जाती है उस राशि का स्वामी ग्रह राहु है और कन्या सिर्फ बुध की उच्च राशि है। इसी तरह गुरु की धनु राशि है और मीन राशि केतु की राशि है। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं और इस विधा से फलित करने के लिए आपको यह सुधार करना अनिवार्य है और समझता हूं जो भी गंभीर हैं इस विषय में उन्होंने यह अपने ध्यान में अवश्य ले लिया होगा। अब जिन ग्रहों की दो राशियां बचती हैं उनमें मंगल, शुक्र और शनि हैं। मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, शुक्र की तुला और वृष राशि, शनि की मकर और कुंभ राशि। अब यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मंगल, शुक्र और शनि इनकी जब दो राशियां हैं तो यह किस राशि का फल देंगे, यानी किस राशि के आधिपत्य वाले भाव का फल देंगे। क्योंकि अनेकों कुंडलियों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि यही ग्रह यानी मंगल, शुक्र और शनि में से कहीं एक भाव में तो वह शुभ भाव का अधिपति हो जाता है और अगली ही राशि में वह अशुभ भाव का स्वामी हो जाता है। तो समस्या यहाँ खड़ी होती है कि यह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अब आप वृश्चिक लगन में ही देख लीजिए, मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी होने के नाते लग्नेश होकर शुभ है, वहीं मेष राशि इसकी छठे भाव में पड़ेगी तो वहां षष्ठेश होने के नाते यह अशुभ हो गया। तो यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाता है। अब अनेकों किताबों में लिखा हुआ है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, जैसे तुला लग्न में शुक्र हो गया। तो यह बात कितनी उचित है? खाली यह कह देने भर से तो इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, क्योंकि कोई भी तर्कशील मस्तिष्क का व्यक्ति इस बात को पचा नहीं पाएगा। और यदि हम लग्नेश की बात छोड़ भी देते हैं तो जरा कन्या लग्न में शनि की स्थिति का विचार कर लीजिए। अब कन्या लग्न में शनि की मकर राशि पड़ेगी पंचम भाव में, इस नाते पंचमेश होकर वह बहुत ज्यादा शुभ हो गए। वहीं उनकी कुंभ राशि छठे भाव में पड़ेगी तो षष्ठेश होकर यहाँ पर वो अशुभ भी हो गए। अब यहाँ पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि पंचमेश होने के नाते षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा, यह कहना बहुत ही बेमानी हो जाएगा। वास्तव में ज्योतिष के मूल स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बातों को मूलभूत रूप से समझ लेना होगा, तभी हम कहीं सटीक फलित की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ग्रहों की फल देने की मूलभूत प्रकृति को समझना होगा, साथ ही यह भी जान लेना होगा कि किस प्रकार कौन सा ग्रह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। मुख्य बात यह है। इस विषय में एक बात समझ लीजिए कि चाहे कोई सा भी ग्रह हो, चाहे आप उसे नैसर्गिक रूप से पापी मानते हो, दुष्ट मानते हो, शुभ मानते हो, जो कुछ भी आप मानते हो, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें मूल रूप से इतना भर समझ लेना है कि प्रकृति की तरफ से ग्रह को जिस भाव का दायित्व मिला है उस दायित्व के निर्वहन हेतु वह ग्रह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस दायित्व को वो पूरी निष्ठा से निभाता भी है। और अपने दशा काल में ग्रह द्वारा जातक को जीवन में जो भी शुभ अशुभ यानी अच्छे बुरे फल मिलेंगे, यह सब उसी भाव से रिलेटेड होंगे जिस भाव का आधिपत्य उस ग्रह को कुंडली में मिला है। मुख्य बात यह है।
इस बात को और सरलीकृत रूप से समझना चाहें तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी ग्रह हो, शुभ हो अशुभ हो, आप उसे जो भी समझते हो, लेकिन वह अपने दशाकाल में जातक को उसी भाव से रिलेटेड फल देगा जिस भाव का दायित्व उसको कुंडली में मिला है, और प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस भाव के फल देने को वह प्रतिबद्ध है, देता है, और ऐसा ही आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे। अब यहीं पर इसी थ्योरी को अगर लागू करते हैं तो मामला और जरा पेचीदा हो जाता है कि जिन ग्रहों को दो दो राशियां मिली हैं और वो एक शुभ भाव के स्वामी हैं, दूसरी राशि में वो अशुभ भाव के स्वामी हैं, यहाँ मामला जरा उलझ जाता है। और जब तक हम इस बात को स्पष्ट नहीं समझ लेते तब तक तीर तुक्के से ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, और जब एक स्पष्ट नियम होगा, स्पष्ट दृष्टिकोण होगा, तो फलित भी बिल्कुल स्पष्ट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस भ्रम से बाहर निकलना अतीव आवश्यक है। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि मंगल मेष राशि का, शुक्र तुला राशि का और शनि मकर राशि का, ये जिन भावों में यह राशियां पड़ती हैं उस भाव का आधिपत्य इनके पास फल देने के लिए यह काम में लेते हैं, और इसी बात को मानकर फल कथन करेंगे तो हम स्पष्ट फलित तक पहुंच पाएंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में मंगल की वृश्चिक राशि, शुक्र की वृष राशि और शनि की कुंभ राशि को गौण राशियां मानना चाहिए। यहाँ गौण राशि से हमारा तात्पर्य क्या है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब वृश्चिक लग्न में आप मंगल की स्थिति देख लीजिए, इसकी गौण राशि लग्न भाव में है और मुख्य राशि मेष छठे भाव में है, तो यह सबसे पहले षष्ठेश कहलाएगा क्योंकि मेष राशि छठे भाव में है, और फिर गौण राशि वृश्चिक, उसके बाद यह लग्नेश कहलाएगा वृश्चिक लग्न में होने के नाते। और आप पाएंगे कि यह अधिकतर फल छठे भाव के ही देगा, उसके बाद में लग्न के कुछ फल देगा। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं और आप में से बहुत से लोगों के ये सवाल भी हैं, तो अब उन पर भी बात कर लेते हैं। अब वृश्चिक लग्न की बात चल ही रही है तो इसी उदाहरण से हम बात कर लेते हैं, और यह बात फलित में बहुत मायने रखती है और आप लोगों में बहुत अधिक लोगों की यह जिज्ञासा भी है। तो देखिए, वृश्चिक लग्न में मंगल कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो और इस मंगल पर किसी भी अच्छे बुरे पापी दुष्ट किसी भी ग्रह की दृष्टि हो और कोई भी ग्रह इसके साथ युति में बैठा हो, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने दशा काल में यह मंगल छठे और लग्न भाव के ही फल देगा। मुख्य बात यह है, इस बात को स्पष्ट कर लेना बहुत जरूरी है। हम इधर उधर की दृष्टियां ग्रहों पर डालकर और कुछ भी तीर तुक्का लगा लेते हैं, उससे बात बनेगी नहीं। यह मंगल अपने दशा काल में सिर्फ इन दो भावों से रिलेटेड फल ही जातक को देगा, चाहे इस पर गुरु की दृष्टि हो, चाहे शनि की दृष्टि हो या किसी की भी दृष्टि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। और इसी तरह से आप शनि के बारे में भी मकर राशि को, जिस भाव में मकर राशि पड़ रही है उस भाव को मुख्य राशि यानी उस भाव के फल शनि ज्यादा देंगे, और कुंभ को इनकी गौण राशि मानते हुए आकलन कर सकते हैं, और शुक्र की तुला राशि को मुख्य राशि मान के चलिए और वृष को इनकी गौण राशि मानकर चलिए। यानी कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि मंगल की मेष राशि जिस भाव में पड़ेगी, शुक्र की तुला राशि जिस भाव में पड़ेगी और शनि की मकर राशि जिस भाव में पड़ेगी, उन भावों के फल ही अधिकतम ये अपने दशा काल में देंगे। और इनकी जिस भाव में गौण राशियां पड़ती हैं उनके फल बहुत अल्प मात्रा में मिलते हैं। और शुक्र के बारे में एक बात और करना चाहेंगे, और इसे आप वृष लगन की कुंडली को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। आप वृष लगन की कुंडली अपने दिमाग में रखिए, फिर यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ शुक्र की मुख्य राशि तुला छठे भाव में है और गौण राशि वृष लग्न भाव में है। इस नाते यह पहले षष्ठेश है, उसके बाद लग्नेश है, और यह अधिकतम फल छठे भाव के ही देंगे अपने दशा काल में, यह ध्यान में रखिए। जबकि जनमानस में यह अवधारणा बनी हुई है कि शुक्र विवाह के कारक हैं, लग्जरी और सुख भोगों के कारक हैं,
अब तो बस शुक्र की दशा आ गई, दिल बल्लियों उछलने लगता है कि विवाह हो ही जाएगा, कार बंगला गाड़ी आ ही जाएगी। ऐसे लोगों की दृष्टि में कोई भी लग्न हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो, बस उसको सीधे विवाह और सुख भोगों से देखकर उछलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वृष लगन का शुक्र ऐसा कतई नहीं करेगा, ना तो विवाह करवाएगा, ना ही कोई आपको कार बंगला गाड़ी देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह सस्टेश है, इसको कोई दायित्व ही नहीं मिला है कि यह विवाह करवाए या आपको कार बंगला गाड़ी दिलवाए। वृष लगन में तो शुक्र के पास सिर्फ सस्टेश और लग्नेश, ये दो ही भावों के दायित्व हैं और यह इन्हीं से रिलेटेड फल अपनी दशा में देगा, यह पक्का समझ लीजिए। यहाँ पर विवाह और सुख भोगों से इस शुक्र का कोई लेना देना नहीं है। फल कथन में इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए यदि आगे बढ़ा जाए तो फल कथन में एक बहुत स्पष्टता आने लगती है। इसी के अभाव में हम इधर उधर की दृष्टियां और साहचर्य संबंध, मित्र शत्रु, इस चक्कर में उलझ जाते हैं, जबकि ज्योतिष इतना कठिन विषय नहीं है। कठिनता सिर्फ इस बात में है कि हम मूलभूत बात को समझ लें तो बहुत आसानी से और सरलता से फल कथन किया जा सकता है, जिसमें आपको बिल्कुल सत्यता दिखाई देगी। इसी तरह गुरु के बारे में भी यही आम अवधारणा है कि गुरु धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो यह भी एक कोरी अवधारणा ही है। अब आप ही सोचिए, जो गुरु है, जिसमें गुरुत्व है, उसको विवाह और धन से क्या लेना देना। गुरु देगा अगर तो विवेक देगा, ज्ञान देगा, क्योंकि प्रकृति से उसे यही दायित्व मिला है। आशा करता हूं कि आज आप में से बहुत से लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा और फल कथन की दृष्टि से एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपको मिला होगा। आज का यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सटीकता से और सही फल कथन की तरफ आगे बढ़ना है तो इन नियमों को अपनाना ही पड़ेगा। इसके अभाव में फिर तीर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आज आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिला होगा और आपके बहुत से सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे। इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।